नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चंदौली से है, जहां पर दीनदयाल स्मृति उपवन का निरीक्षण किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निरीक्षण किया। दीनदयाल जी करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, भारत ने सक्षम तरीके से वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चंदौली का दौरा यानी कि वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जिस दौरान वो चंदौली पहुंचे, जहां दीनदयाल स्मृति उपवन का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि दीनदयाल जी हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे। उनकी पुण्य स्थली पर आने का अवसर पाकर उत्साहित थी। चंदौली के पड़ाव इलाके में पंडित दीनदयाल स्मारक उपवन में जेपी नड्डा के साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। दीनदयाल जी हम सबके करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे। वैचारिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय विचारधारा को एक नई दृष्टि दी, जो भारतीय संस्कृति से रची बची और भारतीय राजनीति में भारतीय विचारधारा का महत्व यह उन्होंने हम सब लोगों को बखूबी बताया। आज उनकी पुण्यस्थली पर आकर, स्मृति स्थली पर आकर एक हम सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है और उस ताकत के सहारे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सशक्त, समृद्ध और यहाँ समाज के सभी वर्ग खुशहाल होकर के आगे बढ़े और दुनिया में भारत का नाम प्रशस्त हो, इस कल्पना को लेकर के हम सब चले हैं। उसकी ऊर्जा हमको यहाँ मिलती है पंडित दीनदयाल जी के पुण्य स्थली पर आकर। आज हमारे कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दूसरे चरण में 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिडिटी यानी जिन्हें कोई बीमारी है और 45 साल की उम्र से ऊपर के हैं, उनको 10,000 स्वास्थ्य के सरकारी केंद्रों से मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की धन्यवादी है कि कोरोना काल में भी उन्होंने उनके नेतृत्व में 130 करोड़ देश को उन्होंने इस संक्रमण से बचाने में सफल नेतृत्व भी दिया है और साथ ही साथ हमारे उद्यमियों को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके पीपीई किट से लेकर के, टेस्टिंग लेबोरेटरी से लेकर के, कोविड हॉस्पिटल से लेकर के, कोविड वॉरियर से लेकर के सब लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। भारत में भी सक्षम तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में अपना योगदान कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण से लड़ने में जो सफलता मिली है उसको हम अग्रसर रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनके बताए रास्ते पर चलते हुए, पार्टी को मजबूती देते हुए और पार्टी की मजबूती समाज कल्याण में लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ इस कोरोना संक्रमण को भी हम अच्छे से लड़ पाएंगे। वहीं चंदौली से पहले वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे और कहा कि मुझे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, इससे नई ऊर्जा मिलेगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। तो तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब जेपी नड्डा बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और पूजन दर्शन किया, जलाभिषेक किया। इसके साथ ही काल भैरव, जो कि वाराणसी के कोतवाल कहे जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने भी जेपी नड्डा पहुंचे। इसके साथ ही कचौड़ियों का लुत्फ लेते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे।
तो 4 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आखिर जेपी नड्डा के दूसरे दिन के दौरे में, यानी कि 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन क्या कुछ खास रहा। तो पहली जो तस्वीर, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया जेपी नड्डा ने। दूसरी तस्वीर, नड्डा ने काल भैरव के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। तीसरी तस्वीर, नड्डा ने कचौड़ी का लुत्फ उठाया और वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी उन्होंने किया। तो चारों तस्वीरें जिसके जरिए हमने आपको समझाया कि जब सुबह वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने जाकर बाबा भैरव के दर्शन किए और साथ ही आपको बता दें कि दर्शन करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने भगवान से आशीर्वाद भी मांगा है, इसकी प्रार्थना की है। लखनऊ से खबर है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कार्यक्रम कोरोना काल में जेवर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कार्य हुए हैं। 30 सालों से लंबे था जेवर एयरपोर्ट का काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 सालों से जेवर एयरपोर्ट का काम लंबित था। मार्च 2017 में हमने सही निर्णय लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में काम किया है। जेवर एयरपोर्ट का निर्णय प्रदेश के हित में है। कोरोना काल में बचाव के साथ विकास का कार्य भी लगातार निरंतर चलता रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा हमारी सरकार ने हर एक वादा पूरा किया और मार्च 2017 में सिर्फ 2 एयरपोर्ट चल रहे थे और अभी राज्य में 5 एयरपोर्ट पूरी तरह काम कर रहे हैं। तो कुशीनगर में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अब केंद्र बनने वाला है। तो अयोध्या एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा डीएम एयरपोर्ट के लिए सभी जरूरी कामों को लेकर समय पर ध्यान रखें कि पूरा करवाया जाए, निर्देश दे दिए जाएं और इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण के बाद सभी का सही तरीके से पुनर्वास भी कराया जाए। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई और हम लोगों ने उसी समय तय कर लिया था। हमारा निर्णय उस समय भी सही था और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमने जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का जो फैसला लिया था वह प्रदेश के हित में और देश के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था। क्योंकि अगर हम लोग इस एयरपोर्ट को कई दूसरी जगह बनाने की बात करते तो हमारे सामने उसी प्रकार की दिक्कतें होती जो आज भी उन क्षेत्रों में हैं। आगरा में हमारा सिविल टर्मिनल अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जेवर में हमने एक एक माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं। आज हमारे पास 5 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और हिंडन। इसके साथ ही 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारा पहले से ही वाराणसी और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट की सुविधा यहाँ पर हमारे पास है। कुशीनगर में भी हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आप अभी मान के चलें कि ईस्टर्न यूपी में हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक कुशीनगर में और एक वाराणसी में होंगे। साथ ही लखनऊ मध्य में भी प्रदेश की राजधानी पहले से ही इससे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में हमारे पास जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम इस नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को आगे कर रहे हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा, खासतौर पर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को मैं इस बारे में कहूँगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हेतु जो वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है, उन सभी के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें व्यवस्थित रूप से बसाने की कार्रवाई एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाना चाहिए। हम फर्स्ट सेकंड फेज
को इंतज़ार न करें कि हमें 6 तक करना है तो हम 6 के अंदर, अगर 6 मार्च तक में होना है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 1 महीने पहले हम इस कार्य को संपन्न कर लें, और हर एक फेज में इसी प्रकार की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। और ये संवाद बना करके तेजी के साथ इस कार्य को, और इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन्हें जमीन का कब्जा मिल जाए या जिनका पुनर्वास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक ढंग से उनको वहाँ से हम लोग पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थित उनको हम लोग वहाँ सेटल कर। तो वहीं लखनऊ के नरही प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट्स दिए। और आपको बता दें कि आज से प्रदेश के 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। जिस तरह से कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो लगभग 1 साल का समय और 1 साल के बाद ये स्कूल खोल दिए गए हैं। तो लखनऊ के नरही प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान बच्चों से बात भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ ही बच्चों को चॉकलेट्स भी दिए। और आज से प्रदेश में 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। तो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन बच्चे शिक्षा ले रहे थे, और ऐसे में काफी नुकसान भी कहीं ना कहीं बच्चों का पढ़ाई को लेकर हो रहा था। लेकिन आज से शुरुआत 1 से 5वीं तक के बच्चे यानी कि जो प्राइमरी सेक्शन है उस स्कूल की आज से शुरुआत हो चुकी है कोरोना काल के बाद। तो सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने औचक निरीक्षण किया प्राथमिक विद्यालय पोखर भिटवा का। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बच्चों से बात की, बच्चों से कोविड नियमों का पालन करने को कहा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने मिड डे मील की गुणवत्ता को टेस्ट करके जाना कि प्रदेश में आज करीब 1 साल बाद आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे, वो भी औचक निरीक्षण करने वो स्कूल में पहुंचे। मैं आज देखने आया था कि पहले दिन स्कूल खुला है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है, अभिभावकों का रुख क्या है, स्कूल में तैयारियां क्या हैं। अच्छा लगा कि सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। बच्चे हैं, कभी कभी उतार देते हैं, तो मैंने शिक्षकों से कहा है कि लगातार ये अनुरोध करते रहें कि बच्चे मास्क लगाए रखें। रसोई में जो खाना बन रहा है वो साफ़ सफाई के साथ बने, बिल्कुल ही लापरवाही न बरती जाए। सैनिटाइज़र स्कूल में रखे जाएं, समय समय पर बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए जाएं। और हमने अपने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, मैंने आज से दौरा शुरू किया है, कहीं ना कहीं अक्सर जब तक ये अब स्कूल शुरू हो गए हैं हम स्वयं भी निरीक्षण करेंगे, हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी भी करेंगे, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सब लोग निरीक्षण करेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती। आपने रसोई में जो खाना बनाया बच्चों ने उसको भी खाया है, क्या रही गुणवत्ता उसकी? मैं रसोई तक इसलिए गया था कि मैं देखना चाह रहा था कि जो हर दिन के लिए मेनू हमने तय किया है उसके अनुसार भोजन बना है कि नहीं बना है। पहले तो भोजन हमको मेनू के अनुसार मिला, क्योंकि आज रोटी और सोया बड़ी आलू की सब्ज़ी बननी चाहिए थी। मेरा मकसद था वास्तव में उसको देखना कि मेनू का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, बना था। फिर मैं अचानक मन में विचार आया कि बच्चे इसको खाएंगे तो उसका स्वाद क्या है, किस तरह का भोजन बना है, देखूं। भोजन किया मैंने और मैं संतुष्ट हूं, अच्छा लगा, खाने में भोजन स्वादिष्ट लग रहा था, गर्म था। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारी सभी रसोइया बहनें, उन्हीं के बच्चे हैं, उनके परिवार के बच्चे, उनके गांव के बच्चे हैं, उनको पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, ताज़ा भोजन मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर लगने वाला कपिल वस्तु महोत्सव इस बार भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ये महोत्सव 3 दिवसीय होगा, जो कि 13 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि इस बार कोरोना काल के कारण देरी से कपिल वस्तु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और अगले साल ये महोत्सव हर साल की तरह 7 दिन मनाया जाएगा। इस बार के महोत्सव में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास, इसके साथ ही मैथिली ठाकुर, सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद रवि किशन कई कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस जनपद में एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों से कि 7 दिन का महोत्सव होता है, जिसमें दिन भर विभिन्न विभागों की गतिविधियां, कृषि, शिक्षा, उद्योग, अन्य बातों से संबंधित होता था और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। पूरे जनपद के लोग आनंद भी लेते थे उसका। इस बार कोविड के लॉकडाउन के कारण और उन परिस्थितियों के कारण ऐसा लग रहा था कि महोत्सव नहीं हो पाएगा। जनपद में बहुत सारे लोग निराश थे, हमसे भी लोग कहते थे कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य है तो महोत्सव होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने प्रयास किया है और जिला प्रशासन तैयार है। 13, 14, 15 मार्च को
छोटा हुआ है थोड़ा परिस्थितियों को देखते हुए। अगली बार से फिर महोत्सव 1 सप्ताह का होगा, लेकिन इस बार विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 3 दिन का महोत्सव होगा। उसका आकार थोड़ा छोटा होगा। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए महोत्सव किया। वहीं अब हमसे जुड़े हैं महराजगंज से सपा के पूर्व जिला सचिव दिलीप शुक्ला, जिनसे बात करेंगे हमारे संवाददाता मार्तन गुप्ता। ओवर टू यू मार्तन। महंगाई को लेकर और किसान बिल को लेकर और योगी जी के टोपी के कमेंट पे हमारे साथ बात करने के लिए महाराजगंज जिला के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव दिलीप शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, जय समाजवाद। आपको मैं पहले सबसे किसानों के बिल पे जवाब देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी महाराज का कहना है कि हमने किसानों के लिए विकल्प खोल दिए हैं, और कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया जो ये था कि इसको किसी जनता ने मांग नहीं किया था, लेकिन जनहित के लिए इन योजनाओं को हमें करना पड़ा। तो मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो जनता ने नहीं मांगा, लेकिन आपने कहा कि जनता के हित के लिए थी। लेकिन जो किसान का जो बिल है ये जनता के हित के लिए नहीं, किसान के हित के लिए नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप सही में किसानों के प्रति चिंतित हैं, आप एक काम करिए, जो क्रय केंद्र है उसको ठीक तरीके से आप उसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो समय उसका निर्धारित होता है उसको खोल दीजिए। और किसानों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो है निम्न समर्थन मूल्य है, MSP जो है, उसी पे किसानों को आप पैसा दे दीजिए, किसान खुश हो जाएगा। रहा दूसरी बात, आपने कहा महंगाई को लेकर, तो महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा बन गई है, उसका पर्यायवाची बन गया महंगाई। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते तो खाली महंगाई शब्द ले लीजिए, लोग अपने आप जोड़ लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आप मुझे बता दीजिए, आप उज्ज्वला गैस के तहत आपने पूरे देश में ढिढोरा पीट दिया कि हमने किसानों को और हमने गरीब परिवार को जो है उज्ज्वला गैस के तहत हमने गैस दिया। आप यह नहीं जानते हैं कि आप उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपने दिया तो, लेकिन आपका दाम गैस का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग चूल्हा और चौक चलाने के लिए मजबूर हैं। आपको अगर किसानों चाहे देश की जनता के प्रति प्यार है तो सबसे पहले आप गैस के दामों में कमी करिए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान से पेट्रोलियम पदार्थ जो है नेपाल जाता है, तो नेपाल में ज़्यादा महंगा होना चाहिए, हमारे इंडिया में सस्ता होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके उल्टा जो दे रहा है उसी के देश में जो है पेट्रोलियम पदार्थ महंगा है, और जो ले रहा है, जो आयातित करने वाला, उसके यहाँ महंगा है। आप मुझे बताइए कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है जो नेपाल के नागरिकों पे आप जो है उतने मेहरबान दिख रहा है और अपने देश की जनता के साथ आप मेहरबान नहीं हैं। आपको अगर जनता से प्यार है, देश के प्रति आपको चिंता है, आप किसान बिल को, किसानों के लिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन किसान को उसमें हित नहीं है, किसान बोलता है उसको वापस लेना है। किसान ही नहीं बोलता है, देश की हर एक राजनीतिक पार्टी बोलती है कि उसको वापस लीजिए। आपको देश हित में, आपको जनता हित में, आपको किसान हित में वो तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा। और रहा बात टोपी का, देखिए हर पद की अपनी एक गरिमा होती है, हर लोगों की अपनी गरिमा होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आप सोच लीजिए, कोई देश का कुछ छोटा मोटा राज्य नहीं उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है। बड़े राज्यों, यहाँ से मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, तो अपने स्टेट के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है। और आपने टोपी पे कमेंट किया, आप जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी गरिमा होना चाहिए, आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए कि जो लोगों को गलत संदेश दें। आप कहते हैं टोपी आपको मालूम है, हमारा देश जब गुलाम था उस समय भी टोपी, गांधी टोपी निकल कर आई थी। और टोपी आती कैसे है? जब कोई सरकार अपने दुष्कर्मों से, अपने अत्याचार को चरम पर पहुंचा देती है तो वहाँ पे क्रांति पैदा होता है, और जब क्रांति पैदा होता है तो वहाँ पे टोपी निकल करके आती है। देश आज़ाद नहीं था उसमें गांधी टोपी निकल करके आया था, देश को आज़ाद किया। उसी प्रकार से जब देश की जनता का उत्पीड़न होने लगा, जब हर तरफ अराजकता होने लगी, तो लाल टोपी पैदा हुआ। हमारे पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी जो संरक्षक हैं हमारे, उन्होंने लाल टोपी का जन्म दिया और देश के प्रति एक आंदोलन का जो है सिंबल उन्होंने दिया है। यह गुंडों का टोपी नहीं है। अगर लाल टोपी लगाने वाले
आपको गुंडा दिखते हैं तो आपके आरएसएस के जो हाफ पैंट पहन करके लाठी लेकर के गांव मोहल्ले में चलते हैं, क्या वो किसी टपोरी से कम है? अगर आप हमें गुंडा कहते हैं तो हमें गुंडा कहने से पहले, लाल टोपी को गुंडा कहने से पहले अपने आरएसएस के लोगों को आप पहले टपोरी कहना शुरू कर दीजिए, मवाली कहना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप आकलन भी करना जानते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप देश की जनता को धोखा मत दीजिए और हमें धोखा ना दीजिए। और अब तो सब ठीक है, आपके नीचे की ज़मीन खिसक गई है, हम भी खिसका देंगे। देश की जनता भी आतुर है, प्रदेश की जनता आतुर है, आपके पैर के नीचे की ज़मीन खिसका देगी।